2.1 प्रस्तावना। राजनीतिक और सामाजिक विचारकों ने राजनीति शास्त्र की विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए प्रणाली की कुछ अवधारणा के बारे में प्रायः अधिघोषणाएं की हैं। मार्क्स ने समाजों के उत्पादन के तरीके के आधार पर प्रणालियों के रूप में उनका वर्गीकरण किया है, जैसे सामंतवादी, मध्यमवर्गीय, सर्वहारा वर्ग। वेबर के समाजों को सत्ता, परंपरा, करिश्मा और तर्क कानूनी आधार पर विभक्त किया। उसने सोचा कि व्यवस्था का परिवर्तन बोली के आधार पर है, जबकि वेबर का विश्वास था कि यह क्रांतिकारी है। प्रतिष्ठित लेखकों ने राजतंत्रीय कुलीन तंत्र और लोकतंत्र को राजनीतिक व्यवस्थाओं के रूप में रखा है। आलमॉन्ड ने आदिम, परंपरागत, सक्रांतिक काल तथा आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया है। कोलमैन ने अर्धप्रतिस्पर्धात्मक तथा सत्तात्मक व्यवस्थाओं का उल्लेख किया तथा बाद में उन्हें अधिनायकवादी कुलीन तंत्र तथा प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाओं के रूप में विभक्त किया। आइजन सद्दात ने आदिम पितृसत्ता, कुलीन तंत्र, अफसरशाही, लोकतांत्रिक अधिनायक, सर्वहारा तथा अल्प विकसित व्यवस्थाओं का सुझाव दिया। एडवार्ड सेल्स ने आधुनिक व्यवस्थाओं को राजनीति लोकतंत्रों, उपाधिधारी लोकतंत्रों, आधुनिकता की ओर उन्मुख कुलीन तंत्रों, सर्वसत्तात्मक कुलीन तंत्रों और परंपरागत कुलीन तंत्रों के रूप में आधुनिक व्यवस्थाओं के रूप में वर्गीकरण किया है। व्यवस्थाओं के वर्गीकरण से विभिन्न व्याख्याओं का पता चलता है। अनेक नए देशों के उभरने और नए आंकड़ों के संग्रह तथा प्रौद्योगिकी प्रगतियों ने इस विषय की जटिलता को बढ़ा दिया है। अनेक समाजशास्त्री अब अपने राजनीतिक विश्लेषण की बुनियादी अवधारणा के रूप में व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार व्यवस्था वास्तविक समाज का अमूर्त रूप है। किसी भी सामाजिक विशेषता को एक व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है। ये विशेषताएं एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई हैं। फिर भी विभिन्न व्यवस्थाओं जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श करने के लिए सीमाएं लगाई जाती हैं। विश्लेषक समूचे समाज से कुछ तत्वों को संक्षेप में ग्रहण करता है जो अपेक्षाकृत अधिक सुसंगत हैं और उन्हें एक व्यवस्था का नाम देता है। अवधारणात्मक रूप से माप करने योग्य परिमाण को सच्चा कहा जाता है। सतत रहने वाले तत्वों को प्राचालिक कहा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था की वास्तविकताओं में संरचना, कार्य, भूमिका, कार्यकर्ता, मूल्य, सिद्धांत, लक्ष्य, निवेश, उत्पादन, प्रतिक्रिया, जानकारी, फीडबैक, पुनर्निवेशन आदि शामिल हैं। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा का विश्लेषण करते समय हम इन शब्दों के बारे में बाद में विश्लेषण करेंगे। 2.2 व्यवस्था दृष्टिकोण की उत्पत्ति और अभिविन्यास। व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण की उत्पत्ति के बारे में अनेक विज्ञानों से जानकारी मिल सकती है। इस बारे में लिलियम फेल्ड ने जीव विज्ञान, साइबरनेटिक्स तथा प्रचालन अनुसंधान के क्षेत्रों का उल्लेख किया है। यही दृष्टिकोण मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र से ही जुड़ा हुआ है। लुडविग वोन बर्टैनेल्फी कुछ अन्य विद्वानों ने सोसाइटी फॉर जनरल रिसर्च फार्म की स्थापना की तथा व्यवहार संबंधी एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। उन्होंने बताया कि व्यवस्था सिद्धांत का लक्ष्य विभिन्न विज्ञानों, प्राकृतिक तथा सामाजिक का एकीकरण है। नारियड वियनेर का विश्वास है कि फीड बैंक के जरिए साइबरनेटिक की अवधारणा राजनीतिक प्रणाली में सरकारी संचालनों को वैधता देने के लिए एक प्रतिमान हो सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऑपरेशंस रिसर्च ने रडार प्रतिष्ठानों के उपयोग के व्यवस्था दृष्टिकोण को लागू किया। कार्यनीति, चालें तथा हथियारों की डिजाइन के आधार पर सैन्य परिणामों का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता था। बाद में शांतिकाल में संचालन शोध कार्य प्राकृतिक तथा सामाजिक शास्त्रों के व्यवस्थाओं के विश्लेषण का समानार्थक जैसे बन गया। सामाजिक शास्त्रों में व्यवस्था सिद्धांत के लिए अर्थशास्त्र ने सबसे पहले योगदान किया। आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों में संबंध का विश्लेषण करने के लिए निवेश और उत्पादन के विश्लेषण के साथ साथ आर्थिक तकनीकों तथा कंप्यूटरों का उपयोग किया गया। चुनाव कार्यनीतियों के राजनीतिक विश्लेषण तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं के बाहरी संबंधों के विश्लेषण के मामले में खेल सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया है। राजनीतिक शास्त्रियों ने तर्कसंगत चयन सिद्धांत के परीक्षण के अमल में इसका प्रयोग किया है। इस सिद्धांत में यह स्वीकार किया गया है कि व्यक्ति प्रायः उन कार्यों को इस्तेमाल में लाते हैं जिनसे उन्हें सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हो। समाजशास्त्र भी व्यवस्थाबद्ध शैली में मानव चिंतन को मार्ग निर्देश वाले तरीकों की ओर संकेत करता है। हम प्रायः अमेरिकी सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्दों योजना, प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट व्यवस्था का उपयोग करते हैं। डेविड सिंगर ने एक व्यवस्था विश्लेषण, दो सामान्य व्यवस्था के दो भिन्न भिन्न अभिन्वीकरणों के बीच अंतर को स्पष्ट किया है। उसकी राय में व्यवस्था विश्लेषण सार तैयार करने से प्रभावित होता है और उसमें प्रगतिशील तथा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का अभाव होता है। उन्होंने सामान्य व्यवस्था जैसे वाक्यों का उपयोग किया जिसमें विभिन्न व्यवस्थाओं में नियमितताओं का अध्ययन किया। पी. कासानोव ने इसी तरह के अंतर का सुझाव दिया। पहले प्रकार का प्रतिनिधित्व तालकोट पार्सन्स करता है और इसकी जड़ 19वीं शताब्दी के सकारात्मक सिद्धांतों में है। दूसरे प्रकार को प्रणाली विश्लेषण कहा जाता है जो निर्णय करने पर जोर देता है और गणितीय अनुप्रयोगों और प्रचालनात्मक शोधों से लाभान्वित है। कासानोवा ने आधुनिक व्यवस्थाओं में इतिहास के परिवर्तनों का अध्ययन किया। इतिहास तथा नीति उन्मुख शोध पर उसके जोर देने के कारण उसे विश्लेषण तथा कार्यात्मकता दोनों व्यवस्थाओं की मौलिक पुनर्व्याख्या करने में उसे सक्षम बनाया। रोनाल्ड चिलकोट ने व्यवस्थाओं के सिद्धांत के साहित्य में 3 प्रमुख प्रवृत्तियों की पहचान की है। यह प्रवृत्ति अभिमुखीकरण में गैर ऐतिहासिक है और इसे कभी कभी ग्रैंड थ्योरी, ग्रैंड सिद्धांत कहा जाता है। यह प्राकृतिक ज्ञानों से निकलकर बढ़ा है। यह डेविड ईस्टन के लेखन में पूर्णता को प्राप्त हुआ है। ईस्टन का प्रभाव व्यापक था और तुलनात्मक तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों पर ही इसका गहरा प्रभाव था। कार्ल जूर्स मार्टिन प्लान और हर्बर्ट स्पीरो उससे अत्यधिक प्रभावित हुए थे। संरचनात्मक तथा कार्य प्रचालनात्मक नाम से प्रसिद्ध एक अन्य प्रवृत्ति पूर्ण होने का प्रयास करती है, परंतु उसका प्रवाह गैर ऐतिहासिक तथा मध्यम स्तर के विश्लेषण की ओर है। यह 2 शैक्षिक परंपराओं से बढ़ी है। पहली परंपरा में हम मालिनोवस्की, रैडक्लिफ ब्राउन तथा तालकोट पार्सन्स के कार्यों को रख सकते हैं। दूसरी परंपरा में हम आर्थर बेंटली तथा डेविड टूमैन के कार्यों का उल्लेख कर सकते हैं। ये दोनों ही परंपराएं गैब्रियल आलमॉन्ड के योगदानों में मिश्रित हो गई हैं। गैब्रियल आलमॉन्ड के संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण ने तुलनात्मक राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। तीसरी प्रवृत्ति मूलभूत है और मार्क्सवादी समीक्षा तथा व्यवस्था सिद्धांत की पुनर्व्याख्या है। यह लोकनीति के काफी मुद्दों को उठाती है और यह तर्क देती है कि हमारे ज्ञान को सामाजिक दृष्टि से तर्कसंगत तथा सार्थक बनाने के लिए राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन में उनका पता लगना चाहिए।
इसके अतिरिक्त मूल पुनर्व्याख्या राज्य के प्रसंग में प्रणाली की पुनर्व्याख्या करती है और पूंजीवादी राज्यों के सिद्धांतों पर ध्यान देती है। 2.3 डेविड ईस्टन सामान्य व्यवस्था सिद्धांत। कार्ल मैनहिम ने समाज के अपने अध्ययन में व्यवस्थाबद्ध समाजशास्त्र का प्रस्ताव किया है। उसका अनुसरण करते हुए चार्ल्स मेरियम ने व्यवस्थाबद्ध राजनीतिशास्त्र के बारे में लिखा। समाज और राजनीतिक व्यवस्था की प्रणालीबद्ध व्याख्या के लिए इस शोध को डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए सामान्य व्यवस्थाओं के सिद्धांत के अपने अनुप्रयोग के लिए जारी रखा। निम्नलिखित विचार विमर्श ने सर्वप्रथम ईस्टन की अवधारणात्मक संरचना के एक वक्तव्य तथा दूसरे ईस्टन के दृष्टिकोण को आकार देने के प्रभावों, तीसरे उसके विचारों के अनुप्रयोग तथा अंत में ईस्टन के वर्गीकरण के एक आलोचक को शामिल किया जाएगा। 3.1 डेविड ईस्टन की अवधारणात्मक संरचना। 1 डेविड ईस्टन की अवधारणात्मक संरचना। ईस्टन की अवधारणात्मक संरचना 3 चरणों में विकसित हुई। प्रथम चरण का प्रतिनिधित्व 1953 में प्रकाशित द पॉलिटिकल सिस्टम से होता है। दूसरे और तीसरे वर्णों का प्रतिनिधित्व ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस तथा ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ द्वारा होता है। ये दोनों ही पुस्तकें एक के बाद एक करके 1965 में प्रकाशित हुई। उसकी अवधारणात्मक संरचना 4 बातों पर आधारित है। 1 ज्ञान के लिए व्यापक तलाश करते समय व्यवस्थाबद्ध सिद्धांत के निर्माण की आवश्यकता होती है, जैसे साधारणीकरण का उच्चतम स्तर। 2 राजनीति शास्त्रियों को चाहिए कि वे राजनीतिक व्यवस्थाओं को समग्र रूप में देखें, केवल कुछ खास समस्याओं का समाधान पर केंद्रित न रहें। उन्हें वास्तविक जानकारी तथा व्यापक आंकड़ों का सम्मिश्रण करना चाहिए। 3 मनोवैज्ञानिक आंकड़े तथा स्थितिजन्य आंकड़ों से राजनीतिक व्यवस्था पर शोध किया जाता है, जिसे बड़ी हस्तियों तथा भागीदारों को प्रेरित करने और प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण से निकलने वाले प्रभावों दोनों से ही ये आंकड़े इकट्ठे किए जाने चाहिए। 4 राजनीतिक जीवन आमतौर पर असंतुलन की स्थिति में रहता है और व्यावहारिक स्थिति में उस संतुलन का प्रतिपूरक संतुलन कभी प्राप्त नहीं होता। ईस्टन ने राज्य की अवधारणा को भ्रम तथा उसके अनेक अर्थों का जिक्र करते हुए अस्वीकार कर दिया। उसने शक्ति को एक महत्वपूर्ण अवधारणा माना जो समाज में सत्तात्मक राजनीति को ढालती है तथा आगे प्रभाव डालने की योग्यता पर निर्भर करती है, बढ़ती है। यह अन्य लोगों पर कार्य का इसलिए नीति के अंतर्गत फैसलों और कार्यों का जाल होता है जो मूल्यों का निर्धारण करते हैं। राजनीतिक जीवन के बारे में ईस्टन की अवधारणा समाज के लिए मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन है और उसकी दृष्टि में शक्ति, सत्ता, निर्णय करना तथा नीति महत्वपूर्ण है। उसने राजनीतिक व्यवस्था के निम्नलिखित अंगों की पहचान की है। 1 इकाइयां तथा सीमाएं। 2 निवेश तथा उत्पादन। 3 व्यवस्था के अंदर भिन्नता। 4 व्यवस्था के अंदर एकीकरण आरेख यह इंगित करता है कि विश्लेषण के उद्देश्य के लिए व्यवस्था का उपयोग राजनीतिक जीवन को अन्य समाज से अलग करने की अनुमति देता है। राजनीतिक क्रियाएं राजनीतिक व्यवस्था की इकाइयां हैं। मांग तथा सहायता के रूप में निवेश राजनीतिक व्यवस्था के आहार हैं। पर्यावरण से मांग आती है या व्यवस्था के भीतर ही उठती है। मांगों से मुद्दे बनते हैं जो व्यवस्था के चिन्हित चैनलों द्वारा हल किए जाते हैं। सहायताएं ही क्रियाएं हैं या पूर्वाभिमुखीकरण तत्परता या राजनीतिक व्यवस्था का विरोध। राजनीतिक व्यवस्था से बंधनकारी निर्णय तथा नीति क्रियाओं के रूप में परिणाम उत्पन्न होते हैं। इन निर्णयों तथा क्रियाओं को व्यवस्था के कुछ सदस्यों की मांग पूरा करके वापस पर्यावरण में डाला जाता है। बदले में वे व्यवस्था के लिए सहायता जुटाते हैं। असंतुष्टिकरण का बुरा नतीजा व्यवस्था में नए मांग के रूप में हो सकता है। अपने दूसरे फेज में ईस्टन ने अपनी पिछली रूपरेखा का विवरण दिया तथा बहस की कि राजनीतिक व्यवस्था एक पारस्परिक क्रिया का सेट है जो सामाजिक व्यवहारों के कुल योग का पृथक्करण है। उन्होंने व्यवस्था के स्थायित्व तथा गतिशीलता के बारे में विचार विमर्श किया। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन के समय भी बना रहता है। वे दबाव तथा तनाव का सामना करते हैं। उनमें विवादों को सहन करने की क्षमता होती है। अपने तीसरे फेज में ईस्टन ने साधारण सिद्धांत की रचना का प्रयास किया तथा समझाया कि क्यों लगातार संकट की स्थिति में भी प्रणाली दृढ़ रहती है। इसमें उन्होंने व्यवस्था पर पड़ने वाले दबावों के उत्तरों को पढ़ा तथा उनके नतीजों पर विशेष सहायता नियंत्रक के रूप में विचार विमर्श किया। अंततः उन्होंने अनुभविक खोज का ढांचा प्रदान करने की उम्मीद जताई। ईस्टन ने दावा किया कि उनका राजनीतिक विश्लेषण स्थिर होने के बजाय गतिशील है तथा व्यवस्था स्थायित्व की उनकी अवधारणा बनावट में परिवर्तन की तब तक अनुमति देता है जब तक उनका नियम बनाने वाली प्रक्रिया की ओर पूर्णतः विलय नहीं हो जाता है। प्रणाली सिद्धांत क्रांतिकारी परिवर्तन की व्याख्या नहीं कर सकती है। दृष्टिकोण को स्वरूप देने वाले प्रभाव। मैकेंजी के अनुसार ईस्टन एक आंदोलन में शामिल हो गया जिसका उसने आरंभ नहीं किया था और इस संबंध में ईस्टन द्वारा बनाए गए सिद्धांत का प्रतिपादन भी नहीं किया है। उस पर 40 वर्ष पूर्व शुरू एक परंपरा से अपने विचार ग्रहण किए जिसे चार्ल्स मेरियम, जॉर्ज कैटलिन, हेराल्ड लासवेल और कुछ अन्य विचारकों ने शुरू किया था। उन्हीं की तरह ईस्टन का भी विश्वास था कि कानूनी संस्थाओं, दलों और उन पर प्रभाव डालने वाले समूहों की ओर ध्यान अब पुरानी प्रणाली हो चुकी है और राजनीति विज्ञान को राजनीतिक प्रणाली के बारे में समग्र रूप से सिद्धांत तैयार करना चाहिए। ईस्टन ने तालकोट पार्सन्स की ओर भी ध्यान दिया था जिसने वेबर से संदर्भ कार्य फ्रेम प्राप्त किया था जिसका इस्तेमाल सामाजिक विज्ञान के वृहत सिद्धांत पर किया जा सकता है। तालकोट पार्सन्स ने सिद्धांत व्यवस्था के बारे में साधारणीकरण के सूत्र तैयार किए, परंतु डेविड ईस्टन के अनुसार उसने राजनीतिक सिद्धांत की वैधता पर सवाल खड़ा किया। इसका तात्पर्य यह है कि ईस्टन के दृष्टिकोण पर उसका प्रभाव सीमित था। ईस्टन के कार्य में कहीं कहीं पर कुछ मानव विज्ञानियों मालिनोवाकी, रॉडक्लिफ ब्राउन तथा मार्टन और लेवी जैसे समाजशास्त्रियों का उल्लेख किया गया है। परंतु ईस्टन ने यह भी तर्क दिया कि तथाकथित संरचनात्मक विश्लेषण कोई सिद्धांत नहीं है बल्कि सभी वैज्ञानिक शोधों के लिए मूलभूत अवधारणा है। वास्तव में यह आधारभूत रूप से सैद्धांतिक विषयों से रहित है। सामाजिक मनोविज्ञान पर किए गए कार्यों ने ईस्टन पर प्रभाव डाला जिससे राजनीतिक विश्लेषण के लिए उसके अवधारणात्मक ढांचे में निर्णय करना एक तत्व बन गया। ईस्टन का दृष्टिकोण वृहत आर्थिक अवधारणाओं द्वारा भी प्रभावित हुआ था। विलियम मिचेल ने कहा कि ईस्टन की आवंटन की अवधारणा अर्थशास्त्र में संसाधनों के आवंटन तथा वितरण के सिद्धांतों विशेषकर नवोत्कृष्ट सिद्धांत से सामय रखता है। डेविड ईस्टन ने अर्थशास्त्र से अभाव, आवंटन, प्रतियोगिता, अधिकतमीकरण, होम्योस्टैटिक संतुलन, कार्यात्मक अंतर्निर्भरता, आत्मनियमन, लक्ष्य अन्वेषण तथा फीडबैक जैसे अवधारणाओं को अपनाया। ईस्टन के व्यवस्था दृष्टिकोण भी भौतिक और जीव विज्ञानों से लिए गए थे।
इस प्रकार वह समग्र प्रणाली को समझने के अंतर्विभागीय परंपरा में सम्मिलित हो गया। इरविन लासडलो ने निष्कर्ष दिया है, अन्वेषी मस्तिष्क के लिए आजकल जो सबसे सतत तथा सर्वाधिक उपलब्ध प्रतिमान है वह है व्यवस्थाओं का निदर्शन, प्रणालियों का दार्शनिक उदाहरण जो मनुष्य को एक ठोस और वास्तविक भौतिक, जैविक तथा सामाजिक व्यवस्थाओं जैसे प्राकृतिक क्रम परंपराओं को अपने दायरे में समाहित किए हुए हैं। ईस्टन नए संचार विज्ञानों द्वारा प्रभावित हुआ है और उसकी निवेश तथा उत्पादन संरचना कार्ल ड्यूस के संचार मॉडल की अपेक्षा अधिक निकट है। दोनों का विश्वास है कि राजनीतिक व्यवस्था में ऐसी फीडबैक प्राप्त करने की व्यवस्थाएं हैं जो व्यवस्था के लिए सकारात्मक या नकारात्मक तरह की सूचना संप्रेषित करने में सक्षम है। इस प्रकार संतुलन की एक खास स्थिति समग्र व्यवस्था की राजनीतिक पहचान में कोई गड़बड़ी पैदा किए बिना बदलाव ला सकती है। लव 3 व्यवस्थाओं के विश्लेषण का अनुप्रयोग। लासडलो, लेविन तथा मिल्सम ने उत्तरौद्योगिक समाजों के समक्ष उपस्थित समस्याओं का समाधान ढूंढने के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। ईस्टन का अनुसरण करते हुए उनका लक्ष्य था व्यवस्था को नियंत्रण करने तथा व्यवस्था के लिए योजना इस प्रकार तैयार करना जिसमें सामाजिक दृष्टि से अच्छी तरह काम किया जा सके। मिलियट व्यवस्था विश्लेषण का इस्तेमाल तथा अनुरूप चाहता था क्योंकि उसके विचार में भविष्य का पता लगाने, प्रस्तावित कार्य के प्रभावों को समझने और मानव जाति के सामने मौजूद तमाम समस्याओं को हल करने के लिए हमारे लिए अनुरूपण ही अच्छी तकनीक है। एब्रामसन तथा इंग्लेहास्ट, पियोनो तथा ओस्ट्रोवस्की जैसे अनेक लेखकों ने उपयुक्त अनुभवजन्य आंकड़ों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण किया। व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण के अन्य महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हर्वेस्ट, स्पीरो, कार्ल मोर्टेन काप्लॉन की कृतियां उपलब्ध हैं। वे या तो ईस्टन की अवधारणा योजना का अथवा समांतर संरचना का अनुसरण करते हैं। स्पीरो का कार्य तुलनात्मक राजनीति से सीधे संबंध है। काप्लॉन का ध्यान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर केंद्रित है। कार्ल जूस्ट दोनों से समान रूप से संबंधित है। स्पीरो ने राजनीतिक व्यवस्था को ऐसे समुदाय के तौर पर परिभाषित किया जो मुद्दों को प्रोसेस करता है। ये मुद्दे समस्याओं, आवश्यकताओं तथा लक्ष्यों से संबंधित होते हैं जिनके बारे में आम सहमति या मतभेद बना रह सकता है। कार्ल जूल ने राजनीति को मानव व्यवहार के कौशल या संचालन के रूप में निरूपित किया। उसने संचार और नियंत्रण के अध्ययन, फैसले के बिंदुओं, फीडबैक तथा प्रवाह पथ के अध्ययन पर आधारित प्रणाली को तैयार किया। 2.4 ईस्टन के वर्गीकरण की आलोचना। ईस्टन के वर्गीकरण की आलोचनाओं में 3 क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाता है। एक, अवधारणात्मक अपर्याप्तता, 2, संचालनात्मक कठिनाइयां और 3, सैद्धांतिक स्थिति। 1. अवधारणात्मक अपर्याप्तता। अनेक आलोचकों ने अपर्याप्त अवधारणाओं के आधार पर ईस्टन के कार्यों की आलोचना की है। उसकी कृतियों में चुनौतियों के सामने स्थिरता और सत्यता के साथ अधिक लगाव और वास्तविक राजनीतिक जीवन में संघर्ष मौजूद है। मूल्यों के आवंटन की केंद्रीय अभिमुखी अवधारणा तथा संसाधनशाला के इस्तेमाल की ओर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। फॉर्सन ने तर्क दिया है कि व्यवस्था का लगातार बने रहना न केवल ईस्टन के सिद्धांत का मुख्य विषय है बल्कि उसकी व्याख्या का भी विषय है। व्यवस्था के लगातार बने रहने पर हर बार लागू है। यूरोप और एशिया के कई देशों तथा अन्य देशों में लगातार बने रहने की अवधारणा द्वारा असली स्थितियों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। मिलर, रीडिंग और लेजली ने भी बदलती हुई राजनीतिक वास्तविकताओं के संदर्भ में संतुलन और सातत्य को अनुप्रयोग लायक नहीं माना है। विलियम मिचेल ने ईस्टन की राजनीतिक अवधारणा की आलोचना की है और उसे मूल्यों का आवंटन बताया है जो राजनीति के सिद्धांतीकरण में गुमराह करने वाली स्वीकृतियों की ओर ले जाते हैं। इसका यह भी तात्पर्य है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं का एक ही कार्य है आवंटन। इतना ही नहीं, राजनीतिक व्यवस्था समाज के सभी मूल्यों का आवंटन नहीं करती है। अर्थव्यवस्था आय और संसाधनों का वितरण करती है। सत्ता के प्रश्न दिलचस्पी रखने वाले समूहों की मांगों की ओर बहुत अधिक ध्यान देने से जटिल हो जाते हैं, जबकि वास्तव में सरकार की मांगें और लोगों पर सत्तारूढ़ वर्गों की मांगें अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हो सकती हैं। सीमा के साथ ईस्टन के अधिक ध्यानमग्नता की भी आलोचना की गई थी। यह संकेत किया गया कि राजनीतिक व्यवस्थाओं को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रणाली से अलग थलग नहीं रखा जा सकता। डेविड सिंगर ने तर्क दिया कि हमें इन प्रणालियों के बीच में मौजूद धुंधली सीमाओं को पार करना चाहिए और साथ ही कार्य की कई एक दूसरे पर प्रभाव डालने वाली तथा भ्रामक प्रणालियों के साथ तालमेल रखने का प्रयास करना चाहिए। इसे सफलतापूर्वक करना होगा। इवांस ने निष्कर्ष दिया कि सीमा की अवधारणा को अस्पष्ट बनाते हुए राजनीतिक और गैर राजनीतिक के बीच अंतर को परिभाषित करने में ईस्टन विफल रहा। उपर्युक्त समस्याएं मानव तत्व से ईस्टन के बचने के कारण पैदा हुई। ईस्टन, आलमॉन्ड और पार्सन्स एक ऐसे कार्य स्कूल व्यवस्था से संबद्ध थे जिसने वैयक्तिक और लोगों के समूह को राजनीति में सक्रिय सहभागी बनाने का परिवर्जन किया। 2. प्रचालनात्मक कठिनाइयां। ईस्टन की अवधारणात्मक संरचना से अभी तक ऐसी परिकल्पनाएं नहीं निकली जो परीक्षण करने योग्य हों। उसके वर्गीकरण ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन पर प्रभाव डाला, परंतु तुलनात्मक राजनीति के लिए बहुत कम अनुभवजन्य परिणाम है क्योंकि तरीके का प्रचालन करना कठिन है। उनकी संरचना की समस्या यह है कि यह एक ही साथ यांत्रिक और कलात्मक दोनों है, ऐसे मशीन की तरह जो जिंदा है। अपने विचार के महत्वपूर्ण उत्पत्ति के बावजूद ईस्टन ने कारण और प्रभाव शब्दावली का इस्तेमाल किया, इसलिए उसकी संरचना में प्रचालनात्मक संभावनाओं का अभाव है। थॉर्सन ने तर्क दिया है कि वह राजनीति के सामान्य सिद्धांत का सृजन कर रहा है और वास्तविक जगत में किसी ठोस ऐतिहासिक दृष्टि से मौजूद किसी राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के लिए इसे लागू करना मात्र भ्रम है। यह व्यर्थ का प्रयास होगा। केंस ने अपने सिद्धांत के सार के सिद्धांत की संक्षिप्त समीक्षा में ईस्टन की राजनीति की खोखली परिकल्पना के बारे में कहा है कि यह सिद्धांत कृत्रिम प्रकृति का है। 3. सैद्धांतिक अभिविन्यास। ईस्टन के दृष्टिकोण में कुछ सैद्धांतिक अभिविन्यास हैं। ऐसा लगता है कि इसमें यथास्थिति को ही उचित ठहराया गया है। वास्तव में यह विश्लेषण की स्थैतिक व्यवस्था है। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि ईस्टन के वर्गीकरण की प्रकृति इसे अपेक्षाकृत आसान बना देती है कि वह दकियानुसी पद्धतियों में प्रवेश कर जाए। रूढ़िवादी पूर्वाग्रह कार्यवाद के अंदर मौजूद ऐसी विशेषता है जिसे राजनीतिक विज्ञान में व्यवस्थाओं के विश्लेषण में अपना लिया गया है।
व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य अन्य व्यावहारिक उदाहरणों जैसे उदार पूंजीवादी समाज की प्रबल विचारधारा को स्वीकृति की वैधता प्रदान करना है। यूजैन मिलर ने कहा है कि ईस्टन एक बौद्धिक संकट तथा लोकतांत्रिक उदारवाद की अनिवार्य सफाई से चिंतित था। उसने राजनीतिक सिद्धांत के अभाव के लिए ऐतिहासिकता को दोषी ठहराया। वैज्ञानिक तथा आकस्मिक सिद्धांत के नाम पर उसने राजनीतिक प्रणाली की यथास्थिति से उत्पन्न एक सामान्य सिद्धांत पेश किया। उसके लिए मूल्य सिद्धांत का महत्व खत्म हो गया क्योंकि उसने अनुभवजन्यता के सिद्धांत के प्रति इच्छा जताई। व्यवस्था विश्लेषण में स्थिर दशा संशक्ति तथा संतुलन को अपनाया। ईस्टन ने राजनीतिक संघर्ष भयंकर परिवर्तन वर्ग विरोध तथा प्रस्ताव पर ध्यान देने से इनकार कर दिया। उसने 1969 में खुद स्वीकार किया, इस बात में बहुत कम संदेह रह जाता है कि राजनीति शास्त्र एक ऐसा उद्गम है जो हमारे ऊपर पड़ने वाले संकटों का पूर्वानुमान लगाने में विफल रहा है। यह पिछले 2 दशकों के दौरान राजनीति विज्ञान पर ईस्टन की अपनी ही कृतियों पर समान रूप से लागू हुआ। उसके वर्गीकरण में रूढ़िवादी पूर्वाग्रह है जिसने सामाजिक दृष्टि से तर्कसंगत मुद्दों का पता लगाने से रोक दिया। 2.5 संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का विकास। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण क्रमबद्ध विश्लेषण का एक ऐसा रूप है जिसमें राजनीतिक व्यवस्था को सुसंगत समग्र रूप में देखा जाता है जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है और बदले में उससे प्रभावित भी होता है। प्रणाली में वैध शक्ति की लगातार उपस्थिति से राजनीतिक व्यवस्था एक साथ जुड़ी रहती है। इसकी 3 विशेषताएं हैं: व्यापकता, स्वतंत्रता तथा सीमाओं का अस्तित्व। एक व्यवस्था के भीतर जो अंतःकार्य होते हैं, परंतु ये व्यक्तियों के बीच नहीं होते हैं, बल्कि उन व्यक्तियों द्वारा अपनाई जाने वाली भूमिकाओं में होते रहते हैं। अंततः राजनीतिक व्यवस्था एक खुली प्रणाली है जो अपनी सीमाओं के बाहर इन प्रणालियों के साथ संप्रेषण में लगी रहती है। 5.1 गैब्रियल आलमॉन्ड की अवधारणात्मक संरचना। 1 गैब्रियल आलमॉन्ड की अवधारणात्मक संरचना। गैब्रियल आलमॉन्ड की अवधारणात्मक संरचना में 3 चरण शामिल हैं। उसने 1956 में एक लेख लिखा जिसमें कहा था, व्यवस्था एक ऐसी अवधारणा है जिसमें राजनीतिक निर्णय करने वाले सभी सार्थक कार्य शामिल होते हैं। उसके विचार में प्रणाली प्रक्रिया की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि व्यवस्था का तात्पर्य समग्रता के दायरे में इकाइयों के बीच अंतरकार्य तथा इन अंतरकार्यों में स्थिरता है जिसे उसने बदलता हुआ संतुलन बनाया। आलमॉन्ड ने राजनीतिक व्यवस्थाओं के कार्यों की अवधारणा करते समय मैक्स वेबर तथा तालकोट पार्सन्स पर निर्भरता बनाए रखी और संस्था की कानूनी शब्दावली को विस्थापित करते हुए संरचना तथा भूमिका जैसी अवधारणाओं, समूह अथवा संगठन की ओर ध्यान दिया। अंत में उसने राजनीतिक संस्कृति की ऐसी अवधारणा पेश की जिसमें राजनीतिक कार्य के लिए अनुकूलन की एक खास पद्धति अंतर्निहित है। ये नमूने आमतौर पर राजनीतिक प्रणाली की सीमाओं के बाहर तक फैले हुए हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में आलमॉन्ड तथा उनके सहयोगियों ने 1958 तथा 1959 में विकासशील देशों में राजनीति पर मुख्य रूप से ध्यान दिया। उसने इन विकासशील देशों में हो रहे परिवर्तन के लिए संरचना तथा कार्यों की अपनी अवधारणाओं को लागू किया और उनके संविधानों तथा औपचारिक सरकारी संस्थाओं की जांच की ओर ध्यान नहीं दिया। बाद में आलमॉन्ड तथा कोलमैन ने इस विषय पर पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज शीर्षक से एक पुस्तक का संपादन और प्रकाशन किया। आलमॉन्ड और उसके सहयोगियों ने तुलनात्मक राजनीति की नई अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा ने राज्य तथा वैधानिक उपकरणों को विस्थापित किया। संरचना ने संस्था का स्थान लिया, भूमिका ने कार्यालय का स्थान लिया और कार्य ने शक्ति का स्थान ग्रहण किया। आलमॉन्ड ने सुझाव दिया कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की 4 विशेषताएं होती हैं। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की संरचना होती हैं। 3 सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में एक जैसे राजनीतिक कार्य किए जाते हैं। 3 सभी राजनीतिक संरचनाएं बहुप्रकार्यात्मक होती है। 4 सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक दृष्टि से मिश्रित होती हैं। उसके बाद आलमॉन्ड ने निवेशों और उत्पादनों में अपने काम चलाऊ श्रेणियों का वर्गीकरण करते हुए रूपरेखा प्रस्तुत किया। निवेश कार्य, राजनीतिक सामाजिकरण तथा भर्ती, हितों का अभिव्यक्तिकरण, हितों को जोड़ना, राजनीतिक संप्रेषण, उत्पादन कार्य, नियम बनाना, नियम लागू करना, नियम अधिनिर्णय, उत्पादन सरकार के कार्य हैं जो परंपरागत विधायी कार्यकारिणी तथा न्यायिक कार्यों के अनुरूप होते हैं। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत अभिमुखीकरण को प्रदर्शित करते हुए वे सरकार अमेरिकी तथा यूरोपीय अवधारणाओं के प्रति पूर्वाग्रह प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आलमॉन्ड ने तर्क दिया है कि निवेश कार्य विकासशील देशों में राजनीतिक प्रणालियों की विशेषताओं के मामले में निर्णायक हैं। निवेश कार्य प्रणाली के प्रमुख तत्व हैं जो समस्याओं तथा मुद्दों की पहचान करते हैं, विचार करते हैं तथा उनको हल करते हैं। स्पिरो ने इस प्रक्रिया को नीति प्रवाह बताया तथा ईस्टन ने अपनी व्याख्या में बताया कि इसमें कार्य की मांग तथा समर्थन शामिल है। आलमॉन्ड ने कहा है कि राजनीतिक सामाजिकरण परिवार, विद्यालय, चर्च, मजदूर यूनियन दल तथा सरकारी एजेंसियों के जरिए स्वरूप ग्रहण करता है जिसमें विभिन्न सामाजिक समूहों से लोगों को राजनीतिक दलों तथा सिविल सेवाओं आदि में भर्ती करने की प्रक्रिया भी शामिल है। दिलचस्पी व्यक्त करने में कार्य करने के लिए मांग तथा राजनीतिक दिलचस्पी की अभिव्यक्ति शामिल है। हितों के जुड़ने की प्रक्रिया में उन हितों और मांगों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें दिलचस्पी वाले समूहों तथा राजनीतिक दलों द्वारा अभिव्यक्ति किया जाता है। इन सभी राजनीतिक कार्यों में मदद करता है। राजनीतिक सामाजिकता भर्ती कार्य तथा अभिव्यक्ति और अधिक से अधिक हितों के जुड़ने आदि का कार्य संप्रेषण द्वारा होता है। गैब्रियल आलमॉन्ड ने कहा है कि राजनीतिक संस्कृति द्वैतवादी है, अद्वैतवादी नहीं। राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिक तथा पारंपरिक, विकसित तथा कम विकसित, औद्योगिक या कृषिक रूप में दर्शाया जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्था विकास की कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। राजनीतिक व्यवस्था के विकास के उच्च स्तर पर पहुंचते ही इसकी संरचना बहुत विशिष्ट हो जाती है। आलमॉन्ड ने उन्हें प्राचीन, पारंपरिक, परिवर्ती तथा आधुनिक प्रणालियों में विभक्त किया। कम विकसित व्यवस्था पारंपरिक एकनिष्ठता, आरोपणशीलता तरीके के विस्तार को दर्शाते हैं। विकसित व्यवस्था बुद्धि संगत तरीके के विशिष्टता, सर्वव्यापक कार्य संपादन तथा उदार उन्मुखता को दर्शाते हैं। आधुनिकीकरण का यह तरीका कभी पूर्ण नहीं होता है। आलमॉन्ड ने अपने इस सिद्धांत को संभावित सिद्धांत कहते हुए यह सुझाव दिया कि इस राजनीतिक व्यवस्था का खास संरचना द्वारा खास क्रिया के निष्पादन के लिए संभावना के तौर पर तुलना किया जा सकता है।
सामाजिक के संरचना का तीसरे चरण में विकास किया गया, जब उन्होंने पावेल के साथ मिलकर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंटल अप्रोच का प्रकाशन 1966 में किया। अब उन्होंने परिवर्तन प्रक्रिया की अवधारणा को सामने रखा, जिसे राजनीतिक व्यवस्था में मांग एवं पूर्ति के बहाव में बदलाव की अनुमति होती है। उस व्यवस्था से निष्कर्ष नियम वितरण का समाज में प्रवाह होता है। उन्होंने यह बहस की कि उनकी राजनीतिक व्यवस्था एक दूसरे पर आश्रित है, जिसका मतलब समन्वय नहीं है। उन्होंने यह दावा किया कि उनका सिद्धांत सक्रिय है क्योंकि इसमें विकास के पैटर्न हैं। उन्होंने अपनी संरचना को राजनीतिक विकास की अवधारणा से जोड़ा। यह आरेख आलमॉन्ड की राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणाओं का उल्लेख करते हैं, जो कई स्वतंत्र हिस्सों से बने हैं। आलमॉन्ड ने शक्ति स्तर की क्रियाओं को अपने मॉडल में शामिल किया। पांच दशमलव दो आलमॉन्ड के दृष्टिकोण को स्वरूप देने वाले प्रभाव। आलमॉन्ड के दृष्टिकोण को स्वरूप प्रदान करने वाले प्रभाव ईस्टन के व्यवस्था विश्लेषण पर प्रभाव डालने वाले तत्वों जैसे ही हैं। उसके परिप्रेक्ष्य भी रैडक्लिफ, ब्राउन और मालिनोवस्की, पार्सन्स तथा ईस्टन की कृतियों से निकले हुए हैं। समूची प्रणाली के साथ आलमॉन्ड के जुड़ाव कारण इसे विशाल संरचनात्मक कार्यवाद की पद्धति कहा जा सकता है। आलमॉन्ड के विधार का एक अन्य प्रभाव बहुवाद तथा उदारतावाद की परंपराओं से संबंध है तथा यह आर्थर बेटले, डेविड डूमे तथा रॉबर्ट डेहल की कृतियों द्वारा समझाया गया है। प्रणाली के भीतर हितों की बहुलता से इसके संबंध के कारण इसे सूक्ष्म संरचनात्मक कार्यवाद की पद्धति कहा जा सकता है। आलमॉन्ड ने हालांकि कार्यवाद की पार्सन्स की अवधारणा को फिर से दोहराया है। पार्सन्स की योजना के दो पहलुओं ने आलमॉन्ड के फार्मूले को प्रभावित किया है। ये हैं एक्शन के सिद्धांत और सामाजिक व्यवस्था। इसके अलावा पार्सन्स की ही तरह आलमॉन्ड की भी व्यक्तित्व तथा संस्कृति के विषयों में दिलचस्पी थी। आलमॉन्ड ने पार्सन्स द्वारा प्रस्तावित प्रतिमान भिन्नताओं की अवधारणा का इस्तेमाल किया। ये थे: 1 भावात्मकता बनाम भावनात्मक तटस्थता, 2 आत्म अभिमुखीकरण बनाम सामूहिक अभिमुखीकरण, 3 सार्वभौमिकता बनाम एकनिष्ठता, 4 उपलब्धि बनाम आरोपण, 5 विशिष्टता बनाम विसारिकता। आलमॉन्ड ने राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक व्यवस्था से संबंध बताने में उसका इस्तेमाल किया। अंतरः कार्य तथा संतुलन का विचार आलमॉन्ड के संरचनाल कार्यवाद के मध्यवर्ती सिद्धांत में निहित है। आर्थर बेटेले के प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में बहुवाद प्रक्रिया तथा संतुलन के संबंध होने के बारे में प्रस्ताव किया गया था और डेविड डूमैन की पुस्तक गवर्नमेंटल प्रोसेस में इसी को फिर से बताया गया। आलमॉन्ड ने बहुवाद सिद्धांत को कार्यवाद की संरचना में बहुत सही ढंग से सम्मिलित कर लिया गया। इससे आलमॉन्ड का दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण माफी मांगने वालों के स्तर तक हो गया है, जो पश्चिमी उदारवादी राजनीतिक व्यवस्था की एक वैचारिक व्याख्या का रूप ले लिया है। और सिद्धांत की आलोचना। आलमॉन्ड के संरचनात्मक कार्यवाद की 3 आधारों पर आलोचना की गई है: 1 रूढ़िवादी सिद्धांत, 2 अवधारणात्मक भ्रम तथा 3 प्रचालनात्मक सीमाएं। एक रूढ़िवादी सिद्धांत आलोचकों के अनुसार संरचनात्मक प्रकार्यवाद दृढ़ता, रूढ़िवादी तथा प्रतिबंधात्मक सिद्धांतों पर आधारित होता है। डॉन मार्टिनेडेल ने कार्यवाद की 4 खामियों का संकेत किया है। यथास्थिति के लिए रूढ़िवादी सिद्धांत के पूर्वाग्रह तथा तरजीह, कार्यप्रणाली की स्पष्टता का अभाव, सामाजिक जीवन में बंद व्यवस्थाओं की भूमिका पर आवश्यकता से अधिक जोर तथा सामाजिक परिवर्तन से निपटने में विफलता। सी राइट मिल्स ने कार्यवाद के पक्षधरों के लेखन में रूढ़िवादी पूर्वाग्रहों की आलोचना की है, जो कि एक महान सिद्धांत था जो कि न तो तथ्यों से संबंध था न ही सिद्धांत के स्तर पर पहुंचा था। बैरिंगटन, मूल, अल्दरेनडोर्फ तथा एंडोहेकर ने भी इसी रूढ़िवादी पूर्वाग्रह की आलोचना की है। स्पीरो ने आलमॉन्ड के कार्य को मानव केंद्रित समझा और ली स्पार्ट ने ऐसी स्थिरता पर जोर देने वाला बताया जो एक एग्लोमरी की उदार पूंजीवादी सिद्धांतों से परिलक्षित होती है। सैनफोर्ड आलमॉन्ड के खिलाफ इसी तरह का आरोप लगाया। अन्य आलोचकों ने कार्यवादियों पर उदारवादी पूर्वाग्रह का आरोप लगाया, जो यह विश्वास करते हैं कि बाजार के स्थान की स्वतंत्रता के साथ किसी प्रकार की हस्तक्षेप पर अक्षमता आती है और प्रणालियों के स्वाभाविक लाभ को सीमित कर देती है। चार्ल्स पावेल ने आलमॉन्ड की कार्यप्रणाली में अमेरिकी सांस्कृतिक पुराण कथाओं का प्रतिबिंब पाया। उसके रुचि वाले समूह का दृष्टिकोण ऐसे वर्ग रहित समाज पर आधारित था जो धार्मिक और जातीय भेदभावों के द्वारा स्तरबद्ध था। राज्य गैर पक्षपातपूर्ण संदर्भ की तरह कार्यवादी संघर्ष के प्रस्ताव की संरचना में मुरझा जाता है। उसने निष्कर्ष में कहा कि आलमॉन्ड का संरचनात्मक कार्यवाद राजधर्म समर्थक, गैर संचालनात्मक, औपचारिक रूप से अपर्याप्त है। शोध के वाहक के रूप में यह कहीं नहीं जाता और प्रवचन की भाषा के रूप में यह धुंधलेपन की ओर ले जाता है। संरचनात्मक कार्यवाद का बहुवादी तटस्थतावाद इसे एक निरर्थक सिद्धांत का रूप दे देता है। 2 अवधारणात्मक भ्रम आई। सी जार्टी ने तर्क दिया कि कार्यवाद स्पष्टता लाने की शक्ति के अभाव में स्पष्टीकरण में संतोषीकरण का अभाव तथा इसकी स्वीकृतियों के संकुचित प्रभाव और सामाजिक व्यवस्थाओं के कार्य तथा स्वभाव के कारण सीमित है। आलमॉन्ड के सिद्धांत की ग्रोथ की आलोचना में इसके खिलाफ 3 बिंदु हैं: शब्दावली में अस्पष्टता, राजनीतिक संबंधों के निर्धारण में कठिनाइयों, तथ्यों तथा मूल्यों के इस्तेमाल में भ्रम। मिलामसन तथा काइंड ने भी सिद्धांत से अलग हुए भावनात्मक विस्तार के साथ सम्मोह तथा उसकी भाषाओं की क्लिष्टता की आलोचना की है। मैकेंजी का विचार था कि संरचनात्मक कार्यवाद महज ऐसी शब्दावली है जिसने सत्य को रहस्यमय बना दिया। उसने कहा कि एक प्रकार से आलमॉन्ड के शब्द पुराने शब्दों से बेहतर नहीं है, क्योंकि उनसे बेहतर परिभाषाएं नहीं बनती। एस ई फाइनर ने आलमॉन्ड की राजनीतिक व्यवस्था के शब्दावली के बारे में कहा, आलमॉन्ड को जो कुछ कहना था उसे उसने इस प्रणाली के दृष्टिकोण को इस्तेमाल में लाए बगैर ही कह दिया होता और उस स्थिति में यह अपेक्षाकृत अधिक स्पष्टता से कह दिया गया होता। फाइनर फैशनेबल अवधारणाओं के इस्तेमाल से घृणा करता था। उसने सोचा कि आलमॉन्ड की राजनीतिक अवधारणा गलत तरीके से सोची गई थी और उसकी प्रणाली का सिद्धांत उसके निवेशों तथा उत्पादनों के साथ बेकार और भ्रमित करने वाला था। हैम्पेल ने तर्क दिया कि कार्यवाद अतार्किक है। सरमरॉय फ्रूक के विचार में इसने प्रणालियों की एकजुटता को बढ़ा चढ़ाकर कहने और अस्पष्ट वर्णन के कारण लक्ष्य को जटिल बनाने तथा विश्लेषण की कमी है। 3 प्रचालनात्मक सीमिताएं संरचनात्मक कार्यवाद की एक व्यवस्था होती है जहां आदर्श स्थितियां व्यवस्थाओं की निश्चित स्थितियों के साथ भ्रमित हो जाती हैं। टेरी एंड क्लॉट ने संस्थागत राजनीतिक व्यवहार के संरचनात्मक कार्यात्मक अत्यधिक जोर देने के बारे में शिकायत की है। अन्य आलोचकों ने बताया कि संरचनात्मक कार्यवादियों के परिष्कार करने, संचालन करने और परिकल्पनाओं के परीक्षण के अत्यधिक कठिन कदम नहीं उठाए।
इन विफलताओं का कारण उसने लेखकों की सीमाओं के सिद्धांत के विकास में प्रारंभिक अवस्था तथा कार्यवाद की कमियां बताई। हॉल्ट और टर्नर के अनुसार आलमॉन्ड ने आधुनिक प्रणाली को संरचनात्मक रूप से भिन्न तथा धर्मनिरपेक्ष बताया, परंतु इस फार्मूले के साथ उसने सीमितताएं पाई। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक और समसामयिक मामलों को शामिल करने के लिए व्यापक स्तर पर लागू करना कठिन है। फार्मूला तैयार करने में आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिक एंग्लो अमेरिकी लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ समानता करने के प्रभाव को भी देखा गया है। इसकी परिभाषाओं में बहुत अधिक आयाम लागू होते हैं और यह सरकार के सामाजिक कार्यों में भिन्नता की समस्या की उपेक्षा करता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। आलमॉन्ड के अनुसार सोवियत संघ में कोई आधुनिक प्रणाली नहीं थी। इसकी संरचना में भिन्नता तथा स्वायत्तता का अभाव था। इस प्रकार आलमॉन्ड के विचार में यह परंपरागत थी। हॉल्ट और टर्नर ने इस वर्णन का खंडन किया और इस बारे में व्यक्त किए गए अनेक प्रकार के हितों का उल्लेख किया। खासतौर पर स्टालिन के बाद की अवधि में व्यक्त किए गए विचारों का उल्लेख किया। आलमॉन्ड के वर्गीकरण बड़े ही कठोर थे और उनकी व्यवस्था की योजना से संबंध नहीं थे। आलमॉन्ड के अन्य आलोचकों ने सुझाव दिया कि कार्य सिद्धांत को यदि सावधानी से रखा जाए तो यह भावनात्मक रुचिकर परिकल्पनाएं पैदा कर सकता है जो शोध में लाभदायक सिद्ध होंगी। 2.6 आलमॉन्ड की कार्यप्रणाली और सिद्धांत की आलोचना। आलमॉन्ड के संरचनात्मक कार्यवाद की 3 आधारों पर आलोचना की गई है। 1 रूढ़िवादी सिद्धांत, 2 अवधारणात्मक भ्रम तथा 3 प्रचालनात्मक सीमाएं। एक रूढ़िवादी सिद्धांत आलोचकों के अनुसार संरचनात्मक प्रकार्यवाद दृढ़ता, रूढ़िवादी तथा प्रतिबंधात्मक सिद्धांतों पर आधारित होता है। डॉन मार्टिनेडेल ने कार्यवाद की 4 खामियों का संकेत किया है। यथास्थिति के लिए रूढ़िवादी सिद्धांत के पूर्वाग्रह तथा तरजीह, कार्यप्रणाली की स्पष्टता का अभाव, सामाजिक जीवन में बंद व्यवस्थाओं की भूमिका पर आवश्यकता से अधिक जोर तथा सामाजिक परिवर्तन से निपटने में विफलता। सी राइट मिल्स ने कार्यवाद के पक्षधरों के लेखन में रूढ़िवादी पूर्वाग्रहों की आलोचना की है, जो कि एक महान सिद्धांत था जो कि न तो तथ्यों से संबंध था न ही सिद्धांत के स्तर पर पहुंचा था। बैरिंगटन, मूल, अल्दरेंडोर्फ तथा एंडोहेकर ने भी इसी रूढ़िवादी पूर्वाग्रह की आलोचना की है। स्पीरो ने आलमॉन्ड के कार्य को मानव केंद्रित समझा और लीस फार्ट ने ऐसी स्थिरता पर जोर देने वाला बताया जो एक एग्लोमरी की उदार पूंजीवादी सिद्धांतों से परिलक्षित होती है। सैनफोर्ड आलमॉन्ड के खिलाफ इसी तरह का आरोप लगाया। अन्य आलोचकों ने कार्यवादियों पर उदारवादी पूर्वाग्रह का आरोप लगाया जो यह विश्वास करते हैं कि बाजार के स्थान की स्वतंत्रता के साथ किसी प्रकार की हस्तक्षेप पर अक्षमता आती है और प्रणालियों के स्वाभाविक लाभ को सीमित कर देती है। चार्ल्स पावेल ने आलमॉन्ड की कार्यप्रणाली में अमेरिकी सांस्कृतिक पुराण कथाओं का प्रतिबिंब पाया। उसके रुचि वाले समूह का दृष्टिकोण ऐसे वर्ग रहित समाज पर आधारित था जो धार्मिक और जातीय भेदभावों के द्वारा स्तरबद्ध था। राज्य गैर पक्षपातपूर्ण संदर्भ की तरह कार्यवादी संघर्ष के प्रस्ताव की संरचना में मुरझा जाता है। उसने निष्कर्ष में कहा कि आलमॉन्ड का संरचनात्मक कार्यवाद राजधर्म समर्थक, गैर संचालनात्मक, औपचारिक रूप से अपर्याप्त है। शोध के वाहक के रूप में यह कहीं नहीं जाता और प्रवचन की भाषा के रूप में यह धुंधलेपन की ओर ले जाता है। संरचनात्मक कार्यवाद का बहुवादी तटस्थतावाद इसे एक निरर्थक सिद्धांत का रूप दे देता है। 2 अवधारणात्मक भ्रम आई। सी जार्टी ने तर्क दिया कि कार्यवाद स्पष्टता लाने की शक्ति के अभाव में स्पष्टीकरण में संतोषीकरण का अभाव तथा इसकी स्वीकृतियों के संकुचित प्रभाव और सामाजिक व्यवस्थाओं के कार्य तथा स्वभाव के कारण सीमित है। आलमॉन्ड के सिद्धांत की ग्रोथ की आलोचना में इसके खिलाफ 3 बिंदु हैं। शब्दावली में अस्पष्टता, राजनीतिक संबंधों के निर्धारण में कठिनाइयों, तथ्यों तथा मूल्यों के इस्तेमाल में भ्रम। मेलामसन तथा काइंड ने भी सिद्धांत से अलग हुए भावनात्मक विस्तार के साथ सम्मोह तथा उसकी भाषाओं की क्लिष्टता की आलोचना की है। मैकेंजी का विचार था कि संरचनात्मक कार्यवाद महज ऐसी शब्दावली है जिसने सत्य को रहस्यमय बना दिया। उसने कहा कि एक प्रकार से आलमॉन्ड के शब्द पुराने शब्दों से बेहतर नहीं है क्योंकि उनसे बेहतर परिभाषाएं नहीं बनती। एस ई फाइनर ने आलमॉन्ड की राजनीतिक व्यवस्था के शब्दावली के बारे में कहा, आलमॉन्ड को जो कुछ कहना था उसे उसने इस प्रणाली के दृष्टिकोण को इस्तेमाल में लाए बगैर ही कह दिया होता और उस स्थिति में यह अपेक्षाकृत अधिक स्पष्टता से कह दिया गया होता। फाइनर फैशनेबल अवधारणाओं के इस्तेमाल से घृणा करता था। उसने सोचा कि आलमॉन्ड की राजनीतिक अवधारणा गलत तरीके से सोची गई थी और उसकी प्रणाली का सिद्धांत उसके निवेशों तथा उत्पादनों के साथ बेकार और भ्रमित करने वाला था। हैम्पेल ने तर्क दिया कि कार्यवाद अतार्किक है। सरमरॉय फ्रूक के विचार में इसने प्रणालियों की एकजुटता को बढ़ा चढ़ाकर कहने और अस्पष्ट वर्णन के कारण लक्ष्य को जटिल बनाने तथा विश्लेषण की कमी है। 3 प्रचालनात्मक सीमिताएं संरचनात्मक कार्यवाद की एक व्यवस्था होती है जहां आदर्श स्थितियां व्यवस्थाओं की निश्चित स्थितियों के साथ भ्रमित हो जाती हैं। टेरी एंड क्लॉट ने संस्थागत राजनीतिक व्यवहार के संरचनात्मक कार्यात्मक अत्यधिक जोर देने के बारे में शिकायत की है। अन्य आलोचकों ने बताया कि संरचनात्मक कार्यवादियों के परिष्कार करने, संचालन करने और परिकल्पनाओं के परीक्षण के अत्यधिक कठिन कदम नहीं उठाए। इन विफलताओं का कारण उसने लेखकों की सीमाओं के सिद्धांत के विकास में प्रारंभिक अवस्था तथा कार्यवाद की कमियां बताई। हॉल्ट और टर्नर के अनुसार आलमॉन्ड ने आधुनिक प्रणाली को संरचनात्मक रूप से भिन्न तथा धर्मनिरपेक्ष बताया, परंतु इस फार्मूले के साथ उसने सीमितताएं पाई। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक और समसामयिक मामलों को शामिल करने के लिए व्यापक स्तर पर लागू करना कठिन है। फार्मूला तैयार करने में आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिक एंग्लो अमेरिकी लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ समानता करने के प्रभाव को भी देखा गया है। इसकी परिभाषाओं में बहुत अधिक आयाम लागू होते हैं और यह सरकार के सामाजिक कार्यों में भिन्नता की समस्या की उपेक्षा करता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। आलमॉन्ड के अनुसार सोवियत संघ में कोई आधुनिक प्रणाली नहीं थी। इसकी संरचना में भिन्नता तथा स्वायत्तता का अभाव था। इस प्रकार आलमॉन्ड के विचार में यह परंपरागत थी। हॉल्ट और टर्नर ने इस वर्णन का खंडन किया और इस बारे में व्यक्त किए गए अनेक प्रकार के हितों का उल्लेख किया। खासतौर पर स्टालिन के बाद की अवधि में व्यक्त किए गए विचारों का उल्लेख किया। आलमॉन्ड के वर्गीकरण बड़े ही कठोर थे और उनकी व्यवस्था की योजना से संबंध नहीं थे। आलमॉन्ड के अन्य आलोचकों ने सुझाव दिया कि कार्य सिद्धांत को यदि सावधानी से रखा जाए तो यह भावनात्मक रुचिकर परिकल्पनाएं पैदा कर सकता है जो शोध में लाभदायक सिद्ध होंगी। 7 सार्वजनिक नीति कुछ परिप्रेक्ष्य।
कोई राजनीति व्यवस्था अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकती है, इसका पता लगाने के लिए डेविड स्टन इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना चाहते हैं। समाज द्वारा अपनाई गई वास्तविक सत्तावादी नीतियां क्या हैं, उनका निर्धारण कैसे होता है और ये कैसे कारगर होती हैं। इस प्रकार सामाजिक नीति को तैयार करने तथा उसे कार्य रूप में परिणत करने में शामिल सभी गतिविधियां राजनीतिक व्यवस्था को बनाने वाली नीति नियामक प्रक्रिया में शामिल हुई। नीति केवल विधायिका या सरकार का फैसला नहीं है, क्योंकि इसका कार्यान्वयन प्रशासक पर निर्भर करता है, जो इसे फिर तैयार कर सकता है या नष्ट भी कर सकता है। इस प्रकार नीति के अध्ययन में कानूनी तथा वास्तविक नीति अभ्यास दोनों के कार्य तथा दृढ़ता की परीक्षा शामिल होती है। स्टन ने कहा है कि यदि कानून निर्देश देता है कि सभी कीमतें नियंत्रण के निर्दिष्ट रूप में होंगी, लेकिन काला बाजार जड़ ढूंढ लेता है और उपर्युक्त अधिकारी तथा सारा समाज उनके अस्तित्व को स्वीकार करता है, तो वास्तविक नीति केवल मूल्य नियंत्रण की ही नहीं रह जाती, इसमें काला बाजार की स्वीकृति भी शामिल है। आलमॉन्ड ने राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताओं के रूप में लोक नीति पर विचार व्यक्त किए। क्षमताओं के दृष्टिकोण में यह है कि इसमें अनुभववाद के रूप में लोकनीति को स्पष्ट किया गया है। यह कहना गलत है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था स्वदेशी या विदेश नीति को किसी खास मार्ग का अनुसरण करती है। हम जानते हैं कि कुछ लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक कल्याण तथा आर्थिक राष्ट्रीयकरण की नीतियां अपनाई हैं, जबकि कुछ अन्य आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की नीति अधिक सख्ती से मानने के लिए वचनबद्ध हैं। अवसाद से पहले अमेरिका ने सीमित हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया, जिसे राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने न्यू डील कल्याण नीति में बदल दिया। राजनीतिक व्यवस्था की निष्कर्षण क्षमता घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण से पदार्थों तथा मानव संसाधनों को निकलने में नीतियों की श्रेणी तथा व्यवस्था की कार्य निष्पादन की ओर इशारा करते हैं। विनियामक क्षमता राजनीतिक व्यवस्था की नीतियों की ओर इशारा करते हैं, जो व्यक्तिगत या समूहों की व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। अमेरिका में राजनीतिक व्यवस्था अब आर्थिक जीवन के कई पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। यह उपभोक्ता की मूल्य एकाधिकार, ट्रेड यूनियनों को दबने या व्यापारियों को गलत नीति अपनाने से रोकता है। वितरणात्मक क्षमता राजनीतिक प्रणाली में सामानों, विभिन्न प्रकार के समूहों तथा व्यक्तियों की सेवाओं, प्रतिष्ठाओं, पदों तथा अवसरों को मुहैया कराने से संबंधित है। मार्क्स का सिद्धांत यह बतलाता है कि समाज की वर्ग संरचना राजनीतिक व्यवस्था की संरचना, प्रक्रिया तथा समाज एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण में इसकी नीतियां एवं कार्य निष्पादन को निर्धारित करती हैं। मार्क्स के सिद्धांतकारों को यह विश्वास था कि पूंजीवादी प्रकार का समाज धनी वर्ग से प्रभावित राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देता है। यह अपनी रुचि अनुसार कार्य करते हैं तथा बाजार एवं लाभ के लिए अंतर्राष्ट्रीय आक्रमण नीति को अपनाते हैं। राल्फ मिलिबंद राजनीतिक व्यवस्था के भीतर राज्य व्यवस्था की बात करते हैं। नियमों को 6 विभिन्न स्तरों पर बनाया या लागू किया जाता है। 1 सरकार, 2 प्रशासन, 3 सेना तथा पुलिस, 4 न्यायतंत्र, 5 सरकार की अर्ध केंद्रीय इकाइयां, 6 संसदीय विधानसभाएं। राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, ऊंचे सिविल अधिकारियों, कुछ संसदीय नेताओं द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त राज्य के बुद्धिजीवी राजनीतिक व्यवस्था में नीति निर्माण प्रक्रिया का नियंत्रण करते हैं। राज्य व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था की समानार्थक नहीं है, जिसमें कि अनेक दल तथा दबाव डालने वाले समूह, यहां तक कि बड़े निगम, ऊंची पूंजीवाद फर्में, चर्च तथा जनसंचार माध्यम आदि शामिल हैं। राल्फ मिलिबैंड तथा सी. राइट मिल्स दोनों ने ही ऐसे श्रेष्ठजनों जैसे क शीर्ष स्तर के पूंजीपति, थ शीर्ष सैन्य अधिकारियों, ग शीर्ष राजनीतिक नेताओं के माध्यम से नियंत्रण तथा नीति नियामक प्रक्रिया और प्रगति से संपन्न पूंजीवादी देशों की सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में फैसला करने वाली वास्तविक ताकत को नियंत्रित करते हैं। उन्नत पूंजीवाद की राजनीतिक व्यवस्था से आर्थिक दृष्टि से प्रभुत्व संपन्न वर्ग से संबंध का विश्लेषण करते हुए राल्फ मिलिबैंड ने निष्कर्ष दिया है। यह अच्छी तरह से पाया जा सकता है कि वास्तव में संबंध बहुत निकटता के हैं और अनेक भिन्न भिन्न कारणों से राज्य शक्ति के धारक, निजी आर्थिक शक्ति के अभिकर्ता जो शक्ति भी नियंत्रित करते हैं, इसलिए शब्दों के अर्थ को अनावश्यक रूप से विस्तार करने के बजाय एक वास्तविक शासक वर्ग है।